नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो हम लोग लाइव क्लास में प्रैक्टिस सेट करते हैं और वन लाइनर प्रश्न भी मैं यहाँ पर हर एक विधा से या हर एक प्रश्न की कोशिश कर रही हूँ कि कंटेंट आप लोगों को शॉर्ट में मिल जाए, क्योंकि समय अभी बहुत कम है, परीक्षा बहुत हमारी निकट आ गई है। तो एक कहानी यह भी मनु भंडारी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों के सामने मैं यहाँ लेकर के आई हूँ। इस पर मैंने एक MCQ भी अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ वन लाइनर में हम देख लेते हैं इसमें से क्या क्या ऐसे विशेष प्रश्न हैं जो बन सकते हैं। हर कथाकार अपनी रचनाओं में भी दूसरों के बहाने से कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी के अनुभव के टुकड़े ही तो बिखेरता रहता है। उक्त कथन किसका है? तो ये मनु भंडारी का एक कहानी है, भी स्पष्टीकरण से लिया गया है। दूसरा है, यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं है, इसलिए मैंने इसका शीर्षक भी एक कहानी यह भी रखा है। जिस तरह अपनी कहानी जिंदगी का एक अंश मात्र होती है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र है जो मुख्यतः मेरी लेखनी या व्यक्तित्व को मेरी लेखन यात्रा पर केंद्रित है। तो ये भी जो कथन है आप लोग मनु भंडारी का ही है, और ये मनु भंडारी ने स्पष्टीकरण यानी भूमिका में ये कथन दिया है। अगला है, लेखिका को अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ विरासत के रूप में किससे मिली? उनके पिता से मिली। कोई भी लेखक न तो संपर्क संबंध विहीन हो सकता है, न परिवेश निरपेक्ष, ठीक है, ना परिवेश निरपेक्ष हो सकता है। ये कथन किसका है? मनु भंडारी। एक कहानी यह भी। अभी आप लोगों को ये आसान लगेंगे क्योंकि एक ही रचना से हमने यहाँ पर लिए हैं, किंतु जब ये परीक्षा में आ जाएंगे बीच में तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कथनों को ध्यान से देख लीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न। आज ये सारी समस्याएं संकट समाप्त प्राय हैं, पर लिखना तो बिल्कुल ही समाप्त है। तो क्या संघर्षपूर्ण और समस्याग्रस्त जीवन ही लिखने का अनिवार्य शर्त है? उक्त कथन किसका है? तो मनु भंडारी की एक कहानी यह भी से लिया गया है। छठा हमारा सवाल है, एक निहायत ही यांत्रिक ढर्रे में ढले बेजान से जिंदगी को छोड़कर अकेली कहाँ चली आई? तो वो कहाँ चली गई थी अकेली? उज्जैन। अगला हमारा सातवां प्रश्न है, लिखने का आधार बनाने के लिए जिंदगी के टूटे बिखरे और कोई सूत्रों को समेटने की प्रक्रिया में लेखिका को किसकी एक ही बात याद आई थी? वो है माली की बात याद आई थी। कौन जाने इन ठूंठ जैसी टहनियों में भी कुछ अंकुरित होने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। उक्त कथन किसका है? तो ये भी लेखिका मनु भंडारी का है। लेखिका का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के भानपुर गांव में हुआ था, लेकिन उनकी यादों का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिला मकान से उनकी यादों का सिलसिला शुरू होता है। लेखिका अपने घर में कितने भाई बहन थे? 5 भाई बहन थे। इस आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर के क्यों संबोधित किया है? लेखिका के पिता का मानना है रसोई का काम में लगा जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है, वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वे रसोई को भटियार खाना कहकर के संबोधित करते थे। नेक्स्ट हमारा 12वां सवाल है, लेखिका की नहीं, यहाँ मैंने थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया है ताकि आप लोग आराम से ये कहानी यह भी को समझ सकें। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो पिता का जो प्रभाव है वो लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गई थी। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की कमी भी आ गई थी। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ था। शिक्षिका शीला अग्रवाल का प्रभाव उन पर ऐसा पड़ा था जिससे वो जोशीली बातों उनकी जो शीला अग्रवाल की जोशीली बातें थीं उनसे लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया था। दूसरी ओर देश प्रेम की का अंकुर भावना भी उचित माहौल प्रदान किया था, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुल करके स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले सकी थी। 13वां है, लेखिका और उसके पिता के बीच टकराहट का क्या कारण था? आंसर है यहाँ पर, लेखिका और उसके पिता ने के विचारों में कुछ समानता के साथ साथ असमानता भी थी। लेखिका के पिता में विशिष्ट बनने और बनाने की चाह थी, पर वो चाहते थे कि यह सब घर की चारदीवारी में रह करके ही हो, जो संभव नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि लेखिका सड़कों पर लड़कों के साथ उठा करके नारे लगाए, जुलूस निकालकर हड़ताल करे। दूसरी ओर लेखिका का अपने घर में की चारदीवारी तक सीमित आज़ादी पसंद नहीं थी। यही दोनों के मध्य टकराहट का मुख्य कारण था, यही टकराव का कारण था, यही कड़वाहट का कारण था। हमारा अगला सवाल है कि इंदौर में लेखिका के पिता खुशहाली के दिन जी रहे थे। लेखिका के पिता के खुशहाली भरे दिनों को स्पष्ट कीजिए। इंदौर में लेखिका के पिता की प्रतिष्ठा थी, नाम था, सम्मान था। वो कांग्रेस के साथ साथ सुधार कार्यों से जुड़े हुए थे। शिक्षा के नाम पर वो केवल उपदेश ही नहीं दिया करते थे, बल्कि 8-10 विद्यार्थियों को भी अपने घर रख करके पढ़ाया करते थे, जिनमें से कई आज अच्छे पदों पर थे। वहाँ उनकी उदारता के चर्चे भी खूब प्रसिद्ध थे।
नेक्स्ट है हमारा, लेखिका अपने ही घर में हीन भावना का शिकार क्यों हो गई थी। लेखिका बचपन में काली थी, दुबली पतली और मरियल सी थी। इसके विपरीत उसकी 2 साल बड़ी बहन सुशीला खूब गोरी थी, स्वस्थ और हंसमुख थी। लेखिका के पिता का गोरा रंग पसंद था। वे बात बात पर लेखिका की तुलना उसकी बहन से करते थे, उसे हीन सिद्ध करते थे, जिससे लेखिका के मन में धीरे धीरे हीनता की ग्रंथि पनपने लगी और वह हीन भावना का शिकार हो गई। इसमें पूछा जा सकता है उसकी 2 साल बड़ी बहन का नाम क्या है, तो सुशीला है उनकी बड़ी बहन का नाम। वो बचपन में कैसी थी वो भी पूछा गया है, तो वो भी यहाँ दिखाया गया है कि वो दुबली पतली सी थी। उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण वह अपनी माँ को आदर्श नहीं बना सकी थी। तो लेखिका की माँ ने अपने आप को परिवार की भलाई में समर्पित कर दिया था। उनका अपना कोई व्यक्तित्व न था। वो बच्चों को उचित अनुचित मांग को पूरा करते हुए पति के अत्याचार को सहन करते हुए जी रही थीं। इसके अलावा निम्नलिखित कारणों से लेखिका उन्हें अपना आदर्श नहीं बना पाती थी। एक तो उनकी माँ अनपढ़ थी, एक उनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं था, उनका त्याग मजबूरी में लिपटा हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, 10वीं के बाद लेखिका द्वारा पुस्तकों का चयन और साहित्य चयन का दायरा कैसे बढ़ता गया। लेखिका 10वीं कक्षा तक लेखकों को चुनाव किए बिना, उनकी महत्ता समझे बिना किताबें पढ़ लिया करती थीं, क्योंकि साहित्य संबंधी उनकी समझ विकसित नहीं हुई थी। जब वह वर्ष 1945 में फर्स्ट ईयर में आई, हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से परिचय हुआ तो उन्होंने स्वयं पुस्तकें चुनकर उसे दी और साल 2 साल बीतते ही उसकी दुनिया शरद प्रेमचंद और आगे बढ़कर के ज्ञानेंद्र अज्ञे, यक्षपाल और भगवती चरण वर्मा तक पहुंच गई। इस तरह उसका दायरा बढ़ता गया। नेक्स्ट है, लेखिका ने कौन से उपन्यास पढ़े, उन उपन्यासों पर उसकी प्रतिक्रिया क्या रही। उपन्यासों की दुनिया में कदम रखते ही जैनेन्द्र द्वारा लिखित उपन्यास सुनीता उन्होंने पढ़ा, जो अच्छा लगा उनको, जिसके छोटे छोटे वाक्यों की शैली ने उन्हें काफ़ी प्रभावित किया। अज्ञे का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा, जिसे एक बार वह नहीं समझ सकी। नदी के द्वीप उन्हें इतना अच्छा लगा कि वह शेखर को फिर से पढ़ गईं। इसी क्रम में उन्होंने जैनेन्द्र का त्यागपत्र और भगवती बाबू का चित्रलेखन भी पढ़ा, चित्रलेखा भी पढ़ा, जिस पर उसने शीला के साथ बहसें भी की। 1947 में लेखिका को कौन कौन सी खुशियाँ मिली, उसे कौन कौन सी खुशी सबसे महत्वपूर्ण लगी और क्यों लगी। इसका आंसर है 1947 में जब लेखिका मुख्य रूप से 2 खुशियां उनको मिली थी। पहली तो कि वो 3rd ईयर की कक्षाएं शुरू करवाना, दूसरा उन्हें पुनः कॉलेज जाना और तीसरा देश की मिली आज़ादी। 1947 में कॉलेज जाने वालों ने 3rd ईयर की कक्षाएं बंद करके अनुशासनहीनता फैलाने वाली लड़कियों का कॉलेज में प्रवेश जो है वो निषिद्ध कर दिया था और शीला अग्रवाल को नोटिस थमा दिया गया था। पर मन्नू और अन्य लड़कियों ने बाहर से इतना शोर मचाया कि उन्हें अगस्त में 3rd ईयर की कक्षाएं फिर शुरू करनी पड़ी। इसके तुरंत बाद उसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण खुशी मिली, क्योंकि उसका इंतज़ार जो था वो सारे देश को था। अगला है कि नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना, क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। ये जो प्रवृत्तियाँ हैं मनु भंडारी ने किस व्यक्तित्व के लिए कही हैं, तो लेखिका ने अपने पिता के लिए कही हैं। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। ये जो पंक्तियां हैं ये भी लेखिका ने अपने पिता के लिए कही हैं। धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। उक्त कथन लेखिका ने किसके लिए कही, किस कहानी में किसके लिए कहती हैं, तो अपनी माँ के लिए, जो 23 इसमें दिखाई गई हैं। लेखिका ने जो है अपनी माँ के लिए ये वाली पंक्तियाँ कही हैं कि धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उनमें। अगला प्रश्न है, लेखिका ने उनके परिवार के अनुसार विवाह की उम्र क्या तय थी। लेखिका के परिवार में जो शादी की उम्र थी वो क्या तय थी, तो उम्र में 16 और मैट्रिक पास हो तब उनकी शादी हो जानी चाहिए, ऐसा उनके परिवार में तय था। लेखिका ने अपनी स्कूली शिक्षा की स्कूल से प्राप्त की थी। किस स्कूल से प्राप्त की थी, तो सावित्री हाई स्कूल से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। लेखिका की सबसे प्रिय प्राध्यापिका कौन थी, शीला अग्रवाल उनकी सबसे प्रिय प्राध्यापिका रही थी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर प्रश्न है, लेखिका के स्वतंत्रता संबंधी आंदोलनों पर दिए गए भाषण की किसने तारीफ की थी, तो डॉक्टर अम्बालाल ने उनकी तारीफ की थी। सन 1947 में कॉलेज प्रशासन ने लड़कियों का भड़काना और अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में किससे नोटिस दिया था, तो शीला अग्रवाल को नोटिस दिया गया था। हम ऊपर भी ये वाली बात कर चुके हैं। लेखिका के विश्वास पिता के सकारात्मक गुण समाप्त क्यों होने लगे थे। गिरती आर्थिक दशा के कारण उनके सकारात्मक गुण समाप्त हो चुके थे। लेखिका के विश्वास खंडित क्यों हो गया था, पिता के शक्की स्वभाव के कारण उनका विश्वास खंडित हो गया था। नेक्स्ट है, लेखिका के खेल कूद की सीमा घर थी या घर से। यहाँ घर से क्या आशय है, घर से आशय है आस पड़ोस तक ही उनकी जो सीमा थी वो तय थी। एक कहानी और भी, यानी एक कहानी यह भी के लिए मनु भंडारी को कौन सा सम्मान मिला, व्यास सम्मान उनको मिला है, ये भी ध्यान रखना है।
अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि 15 वर्ष से 17 वर्ष की कच्ची उम्र में किसने लेखिका को साहस और आत्मविश्वास से भरकर एक नई दिशा और जीवन को नया अर्थ दिया था? तो शीला अग्रवाल का उनके जीवन में बहुत महत्व है। उन्होंने ही इनको इस तरीके की शिक्षा दी थी। कोलकाता जाने के बाद लेखिका की पुस्तक पढ़ने का जो क्रम टूटा, उसे जोड़ने का कार्य किसने किया? कोमल कोठारी ने किया। नेक्स्ट है, लेखिका ने एमए किस वर्ष में किया था? लेखिका ने एमए 1952 में किया था। लेखिका ने अपने अध्यापन कार्य का प्रारंभ कहाँ से किया? बालीगंज शिक्षा सदन कलकत्ता में उन्होंने प्रारंभ किया था अपने अध्यापन कार्य का, यानी यहाँ से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था। बालीगंज शिक्षा सदन की मुखिया प्रारंभ में कौन रही? पुष्पमयी बोस जो है वो बालीगंज शिक्षा सदन की, जो बालीगंज है ये शिक्षा सदन था, उसकी मुखिया रही थी पुष्पमयी बोस। नेक्स्ट हमारा सवाल है मैंने देखा कि बढ़ती उम्र के साथ स्कूल के प्रति उनका लगाव मोह में बदलता जा रहा है, मानो स्कूल उनकी गति है, उनकी नियति है। कथन लेखिका का किसके लिए है? पुष्पमयी बोस के लिए। कौन बालिका शिक्षा सदन मैनेजमेंट कमेटी के लिए समस्या बन गई थी? तो ये थी पुष्पमयी बोस। पुष्पमयी बोस की सेवानिवृत्ति के बाद कौन बालिका शिक्षा सदन का प्रिंसिपल बन जाता है? तो वो थी मंजू नाग। रचना में लेखिका ने किस भयंकर चर्म रोग से पीड़ित बताया गया है? स्वयं लेखिका मनु भंडारी चर्म रोग से पीड़ित यहाँ पर रही हैं। अगला हमारा सवाल है कि लगन जब किसी उन्मादी लगाव में बदल जाए और निष्ठा और समर्पण अंधे मोह में, तो कैसा आपका पूरा व्यक्तित्व या तो बेहद कुंठित दयनीय बन जाता है या फिर हास्यपद? खाली इतना कथन भी आ सकता है और बड़ा भी आ सकता है। दोनों ही स्थितियाँ आपके व्यक्तित्व का जर्रा जर्रा बिखेरने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए जैसा भी हो, इनसे मुक्त ही हो जाना चाहिए। फिर भी चाहे मोह, चाहे किसी संस्था से हो, काम से हो, व्यक्ति से हो या संबंध से। यह कथन लेखिका द्वारा किसके लिए कहा गया है? तो लेखिका ने यह कथन पुष्पमयी बोस के लिए बोला है, जिनकी की स्थिति बाद में बहुत अच्छी नहीं रहती। घर लौटकर रात में अपनी डायरी में, जिससे मैं संभावित कहानियों की कथ्य और आइडियाज़ जिन्हें मैं बीज रूप में आंकती रहती हूँ, उन पर मैंने 2 प्रश्न लिखे, कभी इन पर कहानी लिखूंगी। यहाँ लेखिका किसके बारे में कहानी लिखने की बात कर रही हैं? पुष्पमयी बोस के बारे में। बालीगंज शिक्षा सदन में लेखिका ने कितने वर्ष व्यतीत किए? 9 वर्ष व्यतीत किए हैं। उस समय कलकत्ता में कौन सा रंगमंच बहुत ही विकसित था? तो बांग्ला रंगमंच उस समय कलकत्ता में बहुत अधिक प्रसिद्ध था। अनामिका नामक नाट्य संस्था की स्थापना किसने की? श्यामानंद जलान व प्रतिभा अग्रवाल ने इसकी स्थापना की। नेक्स्ट है, आत्मकथा में सुशीला के बारे में बार बार बात की गई है। सुशीला कौन थी? लेखिका की बड़ी बहन थी सुशीला। लेखिका की पहली कहानी का क्या नाम है? मैं हार गई। मनु भंडारी मेरी खोज है और राजेंद्र यादव की प्राप्ति। यह कथन आत्मकथा में किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, तो ये भैरव प्रसाद ने कहा था, और भैरव प्रसाद जिन्होंने लेखिका की पहली कहानी को अपनी पत्रिका नई कहानियों में प्रकाशित किया था, उन्होंने कहा था कि मनु भंडारी मेरी खोज है और राजेंद्र यादव की प्राप्ति। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मारवाड़ियों के बीच समाज सुधार का एक बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन उसके नेतृत्व के में प्रारंभ हुआ था। ये किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? भंवरमल सिंघी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था मारवाड़ियों के बीच का समाज सुधार का एक बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन। नेक्स्ट हमारा सवाल है, किस सन में अमृत राय जी ने कुछ लेखकों के सहयोग से इलाहाबाद में बहुत बड़े स्तर पर प्रगतिशील लेखकों का एक सम्मेलन आयोजित किया था? तो सन 1957 में अमृत राय जी ने कुछ लेखकों के संयोग से इलाहाबाद में एक बड़े स्तर पर प्रगतिशील लेखक का सम्मेलन आयोजित किया था। सहज रचनात्मकता के लिए एक नौसा पान एक खास तरह की, अब बोलना सहायक ही होता है, शायद ज़रूरी भी है। कथन किसका है? तो ये मनु भंडारी का है। कहानियों की सारी घटनाएं और पात्र तो अजमेर के उसी ब्रह्मपुरी मोहल्ले से जुड़े हुए हैं जहां मैंने भी अपना बचपन और किशोरावस्था गुजारी थी। यह पात्र मात्र ब्रह्मपुरी के जीते जागते पात्र ही नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी के इर्द गिर्द घूमने वाले जीवंत पात्र हैं। इनके साथ, उनके बीच ही तो मैं बड़ी हुई थी। उक्त कथन किसका है? तो ये मनु भंडारी का। लेखिका की कौन सी कहानी से उन्हें सबसे अधिक ख्याति मिली थी? अकेली। इस कहानी पर टेलीफिल्म भी बनी थी। जो उनकी सीमा बुआ थी, उस पर उन्होंने एक कहानी लिखी थी, अकेली। अगला है, वैधव्य आरंभिक दुख के बाद एक स्वीकृत्य सत्य हो जाता है। उसकी यातना कम हो जाती है, पर परित्यक्ता का दुख पति है पर साथ नहीं रखता। तो इसमें अकेलेपन के साथ अपमान का दंश और जुड़ जाता है। इस कथन में लेखिका अपने दुख को किस पात्र के साथ जोड़कर व्यक्त करती हैं? सोमा बुआ से, जो अकेली कहानी की मुख्य पात्र है। रजनीगंधा फिल्म लेखिका की किस कहानी पर आधारित है? यही सच है।
अगला प्रश्न है, यह थीम है तो बहुत अच्छी पर थोड़ी पेचदार है, तुम इसका निर्वाह नहीं कर सकोगी। थीम तो हमें ऐसी ही लेनी चाहिए जिस पर हम दोनों समान रूप से साधिकार काम कर सकें। यह कथन किसका किससे है? राजेंद्र यादव का, लेखिका मनु भंडारी से है। अगला है, एक इमिंच मुस्कान, जो मनु भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों की साथ में लिखी हुई रचना है। 1 जनवरी 1961 से किस पत्रिका में ये छपना यानी जो है प्रकाशित होना प्रारंभ हुई थी? थोड़ी सी यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना, थोड़ी सी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो उसको आप लोगों को मेरे प्रोनाउंसिएशन से समझ लेना है। 1 इंच मुस्कान जो मनु भंडारी और राजेंद्र यादव ने 1 जनवरी 1961 से ये प्रकाशित होनी शुरू हुई थी। वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? ज्ञानोदय। उस समय उसके संपादक थे शरद देवड़ा। ये सारा आप लोगों को एक कहानी यह भी के भीतर से अहम अहम मुद्दों को, अहम अहम बातों को निकाल करके आप लोगों के सामने रखा गया है। आप पूरी एक कहानी यह भी ना भी पढ़ पाओ आत्मकथा, तो खाली इतने भर प्रश्नों से भी आप लोगों को बहुत महत्व यहाँ मतलब बहुत हेल्प मिल जानी है। अगला प्रश्न है, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता के बावजूद हाशिए में पड़ा आदमी सारे प्रयत्न करके भी पिछड़ जाने के दंश से उपजी अपनी निज गांठों को खोल नहीं पाता। सफलता का स्पर्श कैसे अनायास ही उन्हें खोलता चलता है। केवल खोलते ही नहीं चलता, अपनी उन कुंठाओं के स्वीकार कर वह साहस, वह सहजता भी देता है जो सामान्य स्थिति में संभव ही नहीं। यह कथन भी मनु भंडारी का है। नेक्स्ट है, मेरी असली मम्मी तो कोलकाता ही रहती हैं, मैं उन्हीं के पास तो जाती हूँ। उक्त कथन किस्सा है? टिंकू का है, जो कि लेखिका की बेटी है और सुशीला के पास रहती है। जो सुशीला जो कि लेखिका की बहन है उसके पास रहती है, जिस कारण वो उसी को अपनी माँ मानने लगती है। टिंकू, जिसका नाम रचना है, ठीक है, टिंकू उर्फ रचना। रचना मतलब ओरिजिनल नाम है, टिंकू निक नेम है। मित्रों से साधन जुटाकर राजेंद्र यादव और जवाहर चौधरी ने किस सन में अक्षर प्रकाशन की स्थापना की थी? 1965 में। नेक्स्ट हमारा सवाल है, राजेंद्र और मैं अलग हो गए, असह्य हो गया था यह सब कुछ। अब अगर मैं तुमसे भी मिलूंगी तो यह शायद राजेंद्र को अच्छा नहीं लगेगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोगों की आपसी संबंधों में कोई तनाव आए। मैं तुमसे मिलूं या न मिलूं, पर तुम कम से कम मुझे गलत नहीं समझोगी। तुम्हारे लिए मेरे मन में हमेशा बहुत स्नेह रहा और वह हमेशा रहेगा। यह कथन किसका है? तो यह मोहन राकेश जी का है। अगला सवाल है, 1990 में नीरा और आनंद अपने दोनों बेटियों के साथ ब्रसल्स से दिल्ली लौट आए। नीरा और आनंद कौन है? सुशीला की बेटी और दामाद, ठीक है, सुशीला की बेटी और दामाद। टिंकू यानी कि रचना और दिनेश खन्ना भंडारी की पुत्री और दामाद हैं। अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, आपका बंटी उपन्यास किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो धर्म युग में ये प्रकाशित हुआ था आपका बंटी। और मेरी समझ में एक लेखक की और उसके लेखन की असली कसौटी है उसकी संवेदना, उसके सामाजिक सरोकार, उसकी अभिव्यक्ति कौशल। ये कथन मनु भंडारी का है। लेखिका को किस सन में कॉलन यानी जर्मनी से एक निमंत्रण मिला था साउथ ईस्ट एशिया की लेखिकाओं में सम्मेलन में शिरकत करने के लिए? नवंबर 1984 में। नेक्स्ट है कि जब आप कॉलोन आई थी तो आप कहाँ जहाँ और जब जब बोली, जहाँ जहाँ बोली, जब जब बोली हिंदी में बोली थी, इसलिए आपको बुलाने का निर्णय तो तभी ले लिया गया था क्योंकि भारत से जब भी कोई लेखक आया अंग्रेजी झाड़ता ही आया। यह कथन किसका है? तो ये डॉक्टर लुत्से का है, जो कोलोन के लेखिका के दुभाषिया रहे हैं। उन्होंने ये बात बोली थी लेखिका से। नेक्स्ट है, अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र यादव के संपादन में हंस का पहला अंक कब प्रकाशित हुआ? अगस्त सन 1986 में प्रकाशित हुआ। तो ध्यान रखिए, हंस का पहला अंक जब राजेंद्र यादव ने प्रकाशित किया था तो अक्षर प्रकाशन से ये प्रकाशित किया था। मनु भंडारी जी को अचानक न्यूरोलॉजी का पहला अटैक कब पड़ा था? फरवरी 1989 में। तो गाइज ये कुछ प्रश्न थे, आप लोगों को पसंद आए होंगे। एक कहानी यह भी से पूरी की पूरी कहानी को यहाँ पर कुछ प्रश्नों में मैंने डाला है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। लाइव क्लास में हम मिलते ही हैं शाम को 6 से 7 हर सोमवार से शुक्रवार। बाय बाय।